सो हेलो फ्रेंड, चलिए हॉब्स को कंटिन्यू करते हैं। तो हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स व्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको पढ़ेंगे। तो हॉब्स बिलोंग टू ब्रिटेन विच इन ट्रबल फेज ऑफ हिस्ट्री। तो हॉब्स जो है तो ब्रिटेन के एक ट्रबल फेज से बिलोंग करते हैं। और हॉब्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न इज प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। तो इसलिए हॉब्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसलिए हॉब्स के लिए जो उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कंसर्न होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, की लाइफ को हम कैसे अपनी अपनी लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, वो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न है। हॉब्स बिलीव दैट ओनली पावरफुल स्टेट कैन प्रिजर्व लाइफ। हॉब्स का मानना था कि केवल एक शक्तिशाली राज्य ही व्यक्ति की लाइफ को उसके सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। हॉब्स बिल्डिंग हिज पॉलिटिकल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉफ ने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इस्टेब्लिश किया। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, उनके क्या विचार थे। तो मैन इज यूटिलिटेरियन, मैन एक यूटिलिटेरियन प्राणी है। टू ड्रा द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर ही अडॉप्टेड रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। तो ह्यूमन नेचर का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए उन्होंने रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड को अडॉप्ट किया, जो कि गैलीलियो का एक मेथड था। हॉब्स डिस्क्राइब स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ वार। तो हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो हॉब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वार। क्यों? देयर इज अ ट्रस्ट डिफिसिट। क्यों? क्योंकि लोगों को आपस में विश्वास नहीं है। सो पीपल सफ़र फ्रॉम सिक्योरिटी डिलेमा। इसलिए जो लोग हैं वो सिक्योरिटी डिलेमा से पीड़ित हैं। सिंस कॉमन अथॉरिटी इज एब्सेंट, मैन हैव टू डिपेंड अपॉन सेल्फ हेल्प फॉर सर्वाइवल। अब क्योंकि कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है जो लॉज बना सके, जो लॉज को इन्फोर्स कर सके और लोगों को सिक्योरिटी प्रदान कर सके, इस कंडीशन में व्यक्ति को सेल्फ हेल्प पर रिलाई करना पड़ रहा है सर्वाइवल के लिए। सेल्फ हेल्प रिक्वायर पावर, और सेल्फ हेल्प के लिए ज़रूरी है कि अपन के पास पावर होनी चाहिए। सो देयर इज एन एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर इन द स्टेट ऑफ नेचर। इसलिए स्टेट ऑफ नेचर में एक सतत स्ट्रगल फॉर पावर, एक मतलब स्ट्रगल फॉर पावर हो रही है लगातार। स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है? जहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट में है, लड़ रहा है। हेंस देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। इसलिए लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा है, कोई भी किसी को कहीं भी मार सकता है। तो अब चूंकि लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए कोई ऐसा स्कोप नहीं है जिससे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा सके, है ना, कल्चर को प्रमोट किया जा सके, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, नेविगेशन को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है तो इंडस्ट्रीज़, कल्चर का प्रमोशन, टूरिज्म, नेविगेशन ये कैसे किया जा सकता है? तो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? नेस्टी थी, पुअर थी, ब्रिटिश थी और शॉर्ट थी। सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन, क्योंकि मैन यूटिलिटेरियन है, मैन सीक्स प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, और इसलिए मैन अपने लाइफ को प्रिजर्व रखना चाहता है, अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। एंड फॉर दैट मैन वुड लाइक टू कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। और इस कारण से एक व्यक्ति स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आना चाहेगा। इसका क्या मतलब है? स्टेट ऑफ नेचर इज पेनफुल एंड मैन इज यूटिलिटेरियन, सो मैन वुड प्रेफर टू अवॉइड पेन। स्टेट ऑफ नेचर कैसी है? स्टेट ऑफ नेचर पेनफुल है, और चूंकि मैन यूटिलिटेरियन है इसलिए वो पेन को अवॉइड करना चाहेगा और स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आना चाहेगा। हेंस मैन वुड प्रेफर टू कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द नेचर। वो स्टेट ऑफ नेचर से वापस आना चाहेगा एंड क्रिएट द सिस्टम विच कैन गिव हिम प्लेजर। और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश चाहेगा जिससे उसे प्लेजर मिल सके। देयर फोर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लाइफ मैन इंटर्स इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
और इसलिए अपनी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए एक व्यक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपनाता है। व्हाट आर द प्राइम रीजन बिहाइंड मैन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर? तो क्या कारण है जिसके कारण व्यक्ति स्टेट ऑफ नेचर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? हॉब्स ने 3 बेसिक फैक्टर बताए हैं। कौन कौन से हैं? सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्वयं की सुरक्षा के लिए, डिफरेंसेस डिफरेंसेस डेफिडेंस इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं। ग्लोरी मतलब रिपोर्टेशन, तो लोग अपनी ग्लोरी, अपनी रेपुटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 3 चीज़ों को लेकर लोग आपस में स्टेट ऑफ नेचर में लड़ रहे हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन, ट्रस्ट नहीं है लोगों को, रेपुटेशन, ग्लोरी अपना लोग बढ़ाना चाहें। प्लस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि एवरी मैन इज यूटिलिटेरियन, सो एवरी वन वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ पेनफुल सिचुएशन। तो चूंकि हर व्यक्ति यूटिलिटेरियन होता है नेचर से, तो हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो पेनफुल सिचुएशन जो स्टेट ऑफ नेचर में है, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, उससे बाहर आना चाहता है। एवरी वन इज इनसिक्योर विथ रिस्पेक्ट टू देयर लाइफ, राइट टू लाइफ। तो स्टेट ऑफ नेचर में हर व्यक्ति इनसिक्योर है किसके लिए? अपनी राइट टू लाइफ के, अपने राइट टू लाइफ को लेके इनसिक्योर। इसमें थोड़ा सा नोट है कि हॉब्स इज द फर्स्ट फिलोसफर टू एस्टेब्लिश दैट ऑल ह्यूमन आर इक्वल। हॉब्स एक ऐसे मतलब फर्स्ट फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि सभी जो मनुष्य होते हैं समान होते हैं। इसका क्या मतलब है? ऑल आर इक्वली पावरफुल, हर व्यक्ति इक्वली पावरफुल होता है ना। कोई व्यक्ति कम पावरफुल या ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, हर व्यक्ति इक्वली पावरफुल होता है। इसका मतलब क्या? ऑल हैव इक्वल कैपेसिटी टू किल ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के पास ये क्षमता होती है कि वो दूसरे व्यक्ति को मार सके, है ना। तो उसके पास लोग इक्वली पावरफुल होते हैं दूसरे को खत्म करने के लिए। इफ समवन इज फिजिकली स्ट्रांग द अदर कैन बी मेंटली स्ट्रांग। तो मान लो कि कोई व्यक्ति फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 6 फुट 7 फुट का है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम शरीर है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग हो, तो वो फिर निगेट हो जाएगा। जो उसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो मेंटल एट्रीब्यूट्स से निगेट हो जाएंगे। नो वन इज अश्योर्ड ऑफ देयर सिक्योरिटी, और कोई भी व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी को लेके श्योर शॉट नहीं है। इसलिए क्या होता है? ऑल विल इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? जहां पर हर व्यक्ति के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑल अगेंस्ट ऑल। तो हर व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट है हर व्यक्ति के अगेंस्ट, मतलब इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, मतलब ये सबके ऊपर लागू होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एमंग पीपल विच इज गिविंग राइज टू स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पीपल के बीच हुआ है जिसके कारण स्टेट का उदय हुआ। कंटेक्चुअल ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो कंटेक्चुअल ओरिजिन ऑफ स्टेट को कैसे समझ सकते हैं कि स्टेट इज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि स्टेट एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, स्टेट को मैन ने बनाया है। स्टेट इज अ मशीन, स्टेट एक मशीन की भांति है। स्टेट इज टू सर्व मैन, स्टेट का जो मेन पर्पज है वो व्यक्ति को सर्व करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ स्टेट इज टू प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, और जो बहुत से महत्वपूर्ण पर्पज किसी भी स्टेट का होना चाहिए वो है कि वह लाइफ की सिक्योरिटी प्रदान करे। स्टेट इज टू सर्व मैन मीन्स स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूटिलिटी। स्टेट को मैन को सर्व करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है काहे का? यूटिलिटी का। दिस ऑल कंसीडर एज द मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट, और इस सब चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि हॉब्स जो है तो हॉब्स मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट को देते हैं। मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट मतलब स्टेट इज अ मशीन, स्टेट एक मशीन है। स्टेट इज अ मशीन क्रिएटेड, स्टेट मशीन के द्वारा क्रिएट किया गया है। और बाई मैन टू सर्व, स्टेट इज अ मशीन क्रिएटेड बाई मैन टू सर्व मैन। हाँ, तो स्टेट काइंड ऑफ एक मशीन है जो मैन के द्वारा बनाई गई है, किस लिए? ताकि वह व्यक्तियों को सर्व कर सके, मैन को सर्व कर सके। तो स्टेट के ऊपर देयर आर 2 व्यू
ऑन स्टेट, तो स्टेट के ऊपर दो व्यू हो सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक व्यू हो सकता है, स्टेट इज नेचुरल, स्टेट नेचुरल है, और इसको कौन देता है, सोक्रेटिस देते हैं, प्लेटो देते हैं, एरिस्टोटल देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और मैकेनिस्टिक व्यू या कि आर्टिफिशियल मैन मेड व्यू कौन कौन देता है, तो हॉब्स देते हैं और लॉक। मैकेनिस्टिक व्यू के बारे में बात करते हैं। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और डिवाइन राइट थ्योरी, इसमें क्या अंतर है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ ए फीचर ऑफ मॉडर्न टाइम्स एंड अकॉर्डिंग टू इट स्टेट इज क्रिएटेड बाय मैन, मीन्स स्टेट इज प्रायर टू मैन इज प्रायर टू स्टेट। इसका क्या मतलब है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये मॉडर्न टाइम का एक महत्वपूर्ण फीचर है, और इसके अनुसार स्टेट को मैन के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैन स्टेट से प्रायर है, मतलब मैन पहले आता है फिर स्टेट आता है, इसका मानना है। इसका ये भी मतलब है स्टेट कैन हैव पावर ओनली टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड बाई मैन। तो इसका ये भी मतलब है कि स्टेट की पावर उतनी ही, उसके स्टेट के पास उतनी ही पावर होगी जितना स्टेट को मैन के द्वारा पावर दी गई है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी लुक्स फॉर सेकुलर, रेशनल एंड ह्यूमनिस्ट। तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो सेकुलर फॉर्म के लिए, रेशनलिज्म के लिए जाती है, ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ के लिए जाती है। तो इसलिए ये है यहाँ पर दिया गया है, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन रीजन ऑफ मैन। तो जो स्टेट का एक्सपेंशन है, स्टेट का एक्सपेंशन है वो काहे पे बेस्ड है, व्यक्ति के रीजन पर बेस्ड है, व्यक्ति के रीजन पर बेस्ड है। चलिए डिवाइन राइट को थोड़ा समझ लेते हैं। डिवाइन राइट क्या है, तो ये मिडिवल टाइम में ये सिस्टम प्रचलित था। स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, स्टेट को गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है। एंड गॉड हैज़ गिवन इट्स पावर टू स्टेट, और गॉड ने अपनी पावर को स्टेट को दिया है। मतलब किंग अथॉरिटी इज डिराइव फ्रॉम गॉड एंड नॉट फ्रॉम मैन। तो किंग की, इसका क्या मतलब हुआ कि गॉड ने स्टेट को अपनी पावर दी है। इसका मतलब ये होगा किंग की जो अथॉरिटी है वो गॉड से डिराइव होती है, व्यक्तियों से नहीं। देयरफॉर मैन कैन नॉट डिटरमाइन द स्कोप ऑफ स्टेट पावर। इसलिए जो व्यक्ति हैं वो स्टेट की पावर के स्कोप को, स्टेट की पावर को डिसाइड, इसके स्कोप को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल और स्टेट इन मिडिवल टाइम इज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो जो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट इन मिडिवल टाइम्स काहे पे बेस्ड थी, रिलीजन पे बेस्ड थी। और एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स काहे पे बेस्ड थी, रीजन पे बेस्ड थी। तो ये थोड़ा सा इन मिडिवल टाइम्स अनदर थ्योरी वाज प्रेवलेंट, दैट इज डिवाइन राइट थ्योरी। तो मिडिवल टाइम में डिवाइन राइट थ्योरी प्रचलित थी। और सिंस इन मॉडर्न टाइम रिलीजन लॉस्ट इट्स डोमिनेंस, चूँकि मॉडर्न टाइम में रिलीजन ने अपने डोमिनेंस को खो दिया है। देयरफॉर अ क्रेडिबल पॉलिटिकल थ्योरी कुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन। इसलिए एक जो क्रेडिबल पॉलिटिकल थ्योरी होगी, तो एक सार्थक पॉलिटिकल थ्योरी होगी, वो रीजन पे बेस्ड नहीं हो सकती है। इट हैज़ टू बेस्ड ऑन साइंस, इसको साइंस पे बेस्ड होना होगा, रीजन पे बेस्ड होना होगा, और ह्यूमनिज्म पर बेस्ड होना होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, तो चूंकि पीपल जो है तो अपने लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो और लाइफ का प्रिजर्वेशन स्टेट ऑफ नेचर में नहीं हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर करेगा, कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, तो ऑल पीपल विल एंटर, सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा, द अल्टीमेट गोल ऑफ आउटकम इज टू प्रिजर्व लाइफ। तो कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट गोल क्या होता है, क्या होगा, लाइफ को, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। तो ऑल पीपल वांट प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, इसलिए हर व्यक्ति अपनी लाइफ का प्रिजर्वेशन चाहता है ना। फिर हाउ इज दैट पॉसिबल, यह किस प्रकार संभव, किस प्रकार संभव है। सिंस ईच पर्सन इज इक्वल, मतलब ईच पर्सन इज इक्वली पावरफुल टू किल अदर, देयरफॉर लाइफ ऑफ ऑल इज सिक्योर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ थर्ड पार्टी। क्योंकि हर व्यक्ति इक्वल है, इक्वल इन द सेंस कि हर व्यक्ति पावरफुल है, और जो है तो इक्वली पावरफुल है दूसरे व्यक्ति को किल करने के लिए। तो अगर लाइफ को सिक्योर करना है, सभी की लाइफ को सिक्योर करना है, तो हमें एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस थर्ड पार्टी हैज़ टू बी मोर पावरफुल, और इस थर्ड पार्टी के लिए ज़रूरी है कि यह ज़्यादा पावरफुल हो।
लोगों से। देन ऑल द अदर ह्यूमन बींग्स, है ना, ऑल द अदर ह्यूमन बींग इंडिविजुअली और टुगेदर। तो जो जो सभी ह्यूमन बींग हैं वो उनसे ज़्यादा पावरफुल होगी, चाहे वो इंडिविजुअली हो और चाहे वो साथ में आ जाए, फिर भी जो थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। और तभी जो है तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को प्रिजर्व किया जा सकता है। और इसलिए वी हैव टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ मॉन्स्टर और लेवियाथन फॉर दिस पर्पज। तो इसलिए हमें एक बहुत जो है शक्तिशाली एक संस्थान इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होगी, मतलब एक मॉन्स्टर क्रिएट करना पड़ेगा, एक लेवियाथन काइंड ऑफ क्रिएट करना पड़ेगा। दिस मॉन्स्टर और लेवियाथन इज स्टेट, और यह जो मॉन्स्टर है, ये लेवियाथन है, ये कौन होगा, यही स्टेट होगा। तो हाफ्स यूजेस टर्म लेवियाथन फॉर स्टेट, तो हाफ्स ने जो लेवियाथन का टर्म यूज किया है वो स्टेट के लिए किया है। टू शो दैट स्टेट इज मेनी टाइम्स मोर पावरफुल देन मैन, ये शो करने के लिए कि स्टेट आदमी से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। सो दे ऑल एग्री टू ट्रांसफर ऑल ऑफ देयर राइट्स टू स्टेट दैट इज द थर्ड पार्टी, तो हर व्यक्ति स्टेट को अपने राइट ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हो जाता है। विच बिकम्स लेवियाथन मीन्स विच इज पावरफुल इनफ टू प्रोटेक्ट लाइफ, जो अल्टीमेटली लेवियाथन बन जाता है, सी मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि इतना पावरफुल है कि लोगों की लाइफ को बचा सके। दे ट्रांसफ़र ऑल ऑफ देयर पावर ऑन द कंडीशन दैट एवरी वन इल्स आल्सो डू सो, और उन्होंने और हर व्यक्ति ने अपनी पावर्स को थर्ड पार्टी मतलब स्टेट को ट्रांसफ़र किया है। क्यों? क्योंकि उनका एक कंडीशन थी कि हर व्यक्ति ऐसा करे, मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति, मतलब मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति कर दिए, एक व्यक्ति कर दिया और 98-99 लोगों ने नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने इस कंडीशन पे किया कि हर व्यक्ति अपनी पावर को ट्रांसफ़र करे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि स्टेट का जन्म हुआ, स्टेट का उदय हुआ। हाफ्स कॉल्ड स्टेट एज कॉमनवेल्थ, हाफ्स ने स्टेट को कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि ये हर व्यक्ति से बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो है तो हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए है, इसलिए स्टेट ने हाफ्स ने इसे कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। स्टेट इन हाफ्स इज कॉमनवेल्थ, तो हाफ्स के लिए स्टेट एक कॉमनवेल्थ है। थर्ड पार्टी आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो थर्ड पार्टी है, जो स्टेट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है और कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी भी है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी है और उसका लाभ भी उठा रहा है। स्टेट इज कॉमनवेल्थ बिकॉज इट बिलोंग टू आवर, स्टेट कॉमनवेल्थ है क्योंकि ये सबसे बिलोंग करता है। हाफ सेज दैट स्टेट इज लेवियाथन और सी मॉन्स्टर बिकॉज इट हैज़ मोर पावर देन अदर। हाफ्स क्या कहते हैं कि स्टेट लेवियाथन है या कि सी मॉन्स्टर है, क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, सब व्यक्तियों से, चाहे इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पीपल इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट एमंग देम सेल्फ एंड दे एग्री टू ट्रांसफ़र ऑल ऑफ देयर नेचुरल पावर टू द स्टेट, और पीपल लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी सारी जो है पावर को, अपनी सारी शक्तियों को स्टेट को ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हो जाते हैं। ट्रांसफ़र केवल एक कंडीशन पे है कि हर व्यक्ति ऐसा करे, कि सब व्यक्ति अपनी जब पावर ट्रांसफ़र करेंगे तभी एक व्यक्ति अपनी शक्ति को ट्रांसफ़र करेगा। स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी नहीं है, तो हाफ्स के लिए स्टेट कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, स्टेट केवल बेनिफिशियरी है कॉन्ट्रैक्ट का। तो हाफ्स के लिए स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, केवल बेनिफिशियरी है। इसका मतलब है कि स्टेट इमर्जेज ऑल पावरफुल, इसका मतलब है कि स्टेट एक बहुत शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर कर आता है, मतलब स्टेट इमर्ज एज सुप्रीम। तो स्टेट अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, इसलिए ये सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में उभर कर आता है। स्टेट इमर्ज एज सुप्रीम अथॉरिटी मीन्स स्टेट इमर्ज एज सॉवरेन, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में इमर्ज होता है स्टेट। इसका मतलब है कि स्टेट सॉवरेन हो जाता है, मतलब उस पर एक्सटर्नली और इंटरनली किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। स्टेट इमर्जेज एज सुप्रीम अथॉरिटी विच रिप्रेजेंट सॉवरेंटी, तो स्टेट एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में इमर्ज होता है जो सॉवरेंटी को रिप्रेजेंट करता है। सॉवरेंटी क्या है? तो सॉवरेंटी मतलब सुप्रीम अथॉरिटी। और फंक्शन क्या होता है किसी भी अथॉरिटी का?
तो फंक्शन ऑफ अथॉरिटी इज टू मेक लॉ, तो अथॉरिटी का जो फंक्शन होता है वो लॉ बनाने का होता है। सॉवरेंटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट, तो सॉवरेंटी जो है तो वो मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट की एक महत्वपूर्ण एसेंशियल फीचर है। मॉडर्न स्टेट इज क्रिएटेड बाय द इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास, तो मॉडर्न स्टेट किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? मॉडर्न स्टेट इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो मिडिल क्लास थी या जिसे कैपिटलिस्ट कहा जा सकता है। टू सर्व देयर इंटरेस्ट, ताकि वो अपने हित को साध सकें। व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ, तो इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास का इंटरेस्ट क्या था? कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट क्या था? तो उनका इंटरेस्ट था कि क्योस को, जो अव्यवस्था फैली है उसको ख़त्म किया जाए। मिडिवल एज में जो अवस्था फैली थी तो उनका उद्देश्य था कि उसको ख़त्म किया जाए। क्योस वाज दैट देयर वर मल्टीपल, क्योस क्या था? क्योस यह था कि बहुत सारे सेंटर ऑफ पावर, और क्योस से क्या हुआ? क्योस वाज रिजल्टिंग इनटू लॉलेसनेस, तो क्योस से क्या होता है कि लॉलेसनेस की सिचुएशन इमर्ज हो जाती है, और इस दिस लॉलेसनेस रिजल्टिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, और ये लॉलेसनेस की सिचुएशन से होता ये है कि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं बचती है। एंड व्हेन देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, और जब लाइफ की सिक्योरिटी ही नहीं, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं उभरता है कि हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप करें या आर्ट लिटरेचर में अच्छा परफॉर्म करें, इसका कोई स्कोप बचता नहीं है, क्योंकि लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। तो इसके बारे में सोचेगा कौन? तो पहले लोग अपनी लाइफ के बारे में तो सिक्योर हो जाएं। सो इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास वांटेड टू क्रिएट सुप्रीम अथॉरिटी, इसलिए जो कैपिटलिस्ट थे, इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास थे, मिडिल क्लास, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी को क्रिएट करना चाहती। सुप्रीम अथॉरिटी विल डिफाइन द लॉ एंड इट विल आल्सो हैव पावर टू पुनिश दोज हु डिसओबे द लॉ, तो सुप्रीम अथॉरिटी के पास क्या पावर होगी? तो सुप्रीम अथॉरिटी लॉ को डिफाइन करेगी, और उसके पास ये पावर भी होगी कि अगर कोई व्यक्ति लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको दंड दिया जा सके, तो उसके पास ये भी पावर होगी। इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल केम टुगेदर टू क्रिएट कॉमन अथॉरिटी दैट इज स्टेट और कॉमनवेल्थ, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोग आपस में है ना, लोग एक साथ आते हैं और एक कॉमन अथॉरिटी क्रिएट करते हैं जिसे स्टेट या कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। विच विल हैव अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ मीन्स विच विल बी ट्रीटेड एज, जिसके पास लॉ बनाने की अंतिम शक्ति होगी और इसलिए उसे सॉवरन की तरह देखा जाएगा। स्टेट सॉवरन क्यों है? वाई स्टेट इज सॉवरन? बिकॉज ऑल पीपल हैव ट्रांसफर ऑल ऑफ देयर पावर विच दे हैड इन द स्टेट ऑफ नेचर टू दिस अथॉरिटी। क्यों स्टेट सॉवरन क्यों है? क्योंकि सभी व्यक्तियों ने अपनी सभी पावर को स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया है जो उनके पास स्टेट ऑफ नेचर में थी। कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिवर्सल, कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सल है क्यों? मतलब इसका इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये है कि ये हर व्यक्ति पर लागू होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज इरिवोकेबल, मतलब पीपल कैन नॉट गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर मीन दे कैन नॉट क्लेम देयर नेचुरल पावर अगेन, तो कॉन्ट्रैक्ट इरिवोकेबल है, मतलब उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। पीपल स्टेट ऑफ नेचर में दोबारा नहीं जा सकते हैं, और वो जो अपनी पावर है स्टेट ऑफ नेचर में जो पावर एंजॉय कर रहे थे उसको दोबारा वो क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फीचर है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है, पीपल स्टेट ऑफ नेचर में दोबारा नहीं जा पाएंगे, और वो जो स्टेट ऑफ नेचर में जो अपनी पावर को एंजॉय कर रहे थे, वेयर माइट वाज राइट, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस काइंड ऑफ मस्त न्याय था, तो उसको वो फिर से अब दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। बुर्जुआ क्लास डिक्लेयर दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, तो बुर्जुआ क्लास ने क्या कहा कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, तो लॉ जो है तो सॉवरेन की कमांड है, मतलब लॉ के ऊपर सॉवरेन का अधिकार है। मतलब वनली दैट लॉ विल बी ट्रीटेड एज लॉ विच कम्स फ्रॉम द स्टेट और सॉवरेन, इसका मतलब ये है केवल वही लॉ को लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा जो स्टेट के द्वारा या सॉवरेन जो अथॉरिटी है उसके द्वारा बनाया गया है। लॉ मेड बाय चर्च और एनी अदर इंस्टीट्यूशन इज नॉट लॉ, और जो भी लॉ जो कि स्टेट के द्वारा नहीं बनाया गया है, फॉर एग्जांपल अगर चर्च के द्वारा बनाया गया है या किसी और अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, उसे लॉ नहीं माना जाएगा,
इट इज़ गोइंग टू बी सबसर्वियंट टू लॉ मेड बाई स्टेट, और यह स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ के सबसर्वियंट होगा। अगर मान लो कुछ चर्च कोई लॉ बना भी देती है तो वो स्टेट के नीचे ही रहेगा, मतलब स्टेट उसके ऊपर रहेगा, स्टेट का लॉ उसके ऊपर रहेगा, और देन चर्च का लॉ प्रिवेल करे। पर्पज ऑफ थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी वाज टू एंड द कन्फ्यूजन प्रिवेलिंग इन मिडिल टाइम्स। तो जो सॉवरेंटी की थ्योरी देने का जो पर्पज था, कन्फ्यूजन को दूर करना जो कि मिडिवल टाइम में था, और यह मतलब डिटरमाइन करना, ये निर्धारित करना कि विच अथॉरिटी हैज अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ, और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो उसको लॉ बनाने की अंतिम शक्ति प्राप्त होगी, ये चर्च होगी या स्टेट हो। तो ये सॉवरेंटी स्टेट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट सॉवरेंटी देने का औचित्य था, कॉन्टेक्स्ट था। हाउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हाउस को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि दैट स्टेट हैज अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ, तो स्टेट के पास अल्टीमेट पावर होगी लॉ बनाने की। इट रिकोगनाइजेस दैट लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ सॉवरेन की कमांड है, और रिकोगनाइज करता है कि ओनली दैट लॉ इज लॉ विच इज मेड बाई लॉ, और विच इज मेड बाई स्टेट, तो वो ऐसे केवल वही लॉ लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा जो स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा। सोर्स ऑफ पावर ऑफ स्टेट इज ह्यूमन बींग एंड नॉट गॉड, और जो स्टेट का है ना, स्टेट की पावर की जो सोर्स हैं वो क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, गॉड नहीं होगा। इस तरह से डिवाइन राइट थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है और ह्यूमन बींग को सुप्रीमेसी दी जाती है। वेदर देयर आर एनी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट और वेदर पीपल हैव एनी राइट अगेंस्ट स्टेट। तो अब प्रश्न उठता है कि स्टेट की सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दे दिए, स्टेट को सब सारी पावर दे दिए, स्टेट पार्टी भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या उसके ऊपर कोई लिमिटेशन है, या पीपल को कुछ राइट्स प्राप्त हैं स्टेट के अगेंस्ट। तो व्यू तो हॉब्स केस में क्या व्यू है, वेदर मैन हैड एनी नेचुरल राइट्स, क्या मैन के पास कोई नेचुरल राइट था, वेदर मैन हैड एनी राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या व्यक्ति के पास स्टेट ऑफ नेचर में कोई राइट थे। तो अकॉर्डिंग टू हॉब इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वाज नो कॉमन एंड सुप्रीम अथॉरिटी, तो हॉब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में कोई कॉमन और सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी, मतलब स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ, दैट ईच पर्सन वाज सॉवरेन, मतलब हर व्यक्ति सॉवरेन था इन द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में हर व्यक्ति सॉवरेन था। इसका मतलब क्या है कि ईच पर्सन हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो हर व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। ईच पर्सन हैड एब्सोल्यूट राइट टू डू वट एवर दे वांटेड, और हर व्यक्ति के पास यह अधिकार था, एब्सोल्यूट राइट था, वह जो करना चाहें वो कर सकते थे। ईच पर्सन हैड एब्सोल्यूट नेचुरल राइट, इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के पास मतलब एब्सोल्यूट नेचुरल राइट्स है ना। इट मीन्स ईच पर्सन हैड इवन एब्सोल्यूट राइट टू किल अदर पर्सन टू प्रिजर्व हिज लाइफ, तो व्यक्ति के पास स्टेट ऑफ नेचर में यहाँ तक अधिकार था कि वो दूसरे व्यक्ति को किल कर सकता है ना, तो उसके पास एब्सोल्यूट राइट था कि वो दूसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ बचाने के लिए किल भी कर सकता। बट इन फैक्ट नो बडी वॉज एबल टू इन्जॉय राइट्स, लेकिन क्योंकि उनके पास राइट तो था कि वो दूसरे व्यक्ति को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो अपना राइट्स को इन्जॉय करने के लिए सक्षम नहीं थे। क्यों, क्योंकि देयर वाज नो वन टू गिव गारंटी टू द एंजॉयमेंट ऑफ राइट, क्यों, क्योंकि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो उन्हें गारंटी दे सके कि आप अपने राइट्स को एंजॉय करिए, और अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम खड़े हैं। इसका मतलब हुआ कि मैन कैन नॉट हैव राइट्स इन द स्टेट ऑफ नेचर, मैन स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास कोई राइट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई गारंटी देने वाला नहीं। मैन रिक्वायर्स स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट, और मैन को ज़रूरत है कि स्टेट हो जिसके कारण उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका मतलब है इट मीन्स दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन डिड नॉट हैव राइट्स इन ट्रू सेंस, इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास, व्यक्ति के पास ट्रू सेंस में राइट नहीं थे, राइट्स तो थे लेकिन ट्रू सेंस में राइट नहीं थे। सो इन द स्टेट ऑफ नेचर नेचुरल राइट आर ओनली फॉर नेम से, तो इसलिए आपका मानना है कि जो नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में जो नेचुरल राइट्स थे वो केवल नाम मात्र के थे, उनका कोई रियल मीनिंग नहीं थी। इन द स्टेट ऑफ नेचर माइट इज राइट, तो स्टेट ऑफ नेचर में जिसकी लाठी उसकी भैंस काइंड ऑफ चीज़ें थी,
है ना। इसका मतलब कि राइट डिपेंड अपॉन पावर। तो अगर आपके पास पावर है तो आपके पास राइट होगा, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके पास राइट नहीं होगा। इन स्टेट ऑफ नेचर मैन हैड पावर एंड नॉट राइट। तो स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास पावर तो थी लेकिन उसके पास राइट नहीं था। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाफ्स ओनली स्टेट इज अ ट्रू सोर्स ऑफ राइट। तो हाफ्स का मानना है कि केवल स्टेट ही ट्रू सोर्स ऑफ राइट हो सकता है। तो इसलिए इसे हम लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स भी कह सकते हैं। हाफ्स की जो ये थ्योरी है इसको हम लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स भी कह सकते हैं। इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वर नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ मैन। और स्टेट ऑफ नेचर में व्यक्ति की शक्तियों पर, व्यक्ति की पावर्स पर कोई लिमिटेशन नहीं थी। सो इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन हैज एब्सोल्यूट राइट। तो इस कंडीशन में स्टेट ऑफ नेचर में मैन सर्वशक्तिशाली था, उसके पास एब्सोल्यूट राइट थे। मैन हैज सॉवरेन, मैन हैज फ्रीडम टू डू एनीथिंग इंक्लूडिंग किल समवन। और मैन सॉवरेन था और उसके पास फ्रीडम थी, उसके पास यहाँ तक फ्रीडम थी कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को मार भी सकता था। तो व्हाट वाज द कंसिक्वेंस व्हेन पीपल हैव एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट लिबर्टी। तो जब लोगों के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, एब्सोल्यूट राइट होता है, एब्सोल्यूट लिबर्टी होती है, तो उसका क्या परिणाम होता है? अकॉर्डिंग टू हाफ्स के अनुसार इट रिजल्ट इनटू स्टेट ऑफ वॉर। ये स्टेट ऑफ वॉर मतलब एक काइंड ऑफ वॉर छिड़ जाता है। स्टेट ऑफ एनार्की आ जाती है, एनार्की हो जाती है। वेयर लाइफ इज नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। जहाँ लाइफ नेस्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है और शॉर्ट। दिस मेड पीपल रियलाइज टू ट्रांसफर देयर पावर एंड टू क्रिएट द कॉमन अथॉरिटी दैट इज स्टेट। इसने व्यक्ति को यह रियलाइज करवाया कि उन्हें अपने पावर को किसी एक कॉमन अथॉरिटी को सौंप देना चाहिए जो कि स्टेट होगा। When people have absolute liberty, it results into absolute anarchy. जब लोगों के पास कुछ भी करने की पावर होगी, एब्सोल्यूट लिबर्टी होगी, तो वे एब्सोल्यूट एनार्की में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फिर कुछ भी करेगा। फॉर दिस रीजन हॉब्स सेज मैन हैज ओनली टू ऑप्शन। इसलिए हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति के पास केवल दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? आइदर टू लिव अंडर एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, है ना। पहला ऑप्शन ये है, या तो वो अथॉरिटी के स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अंदर रहे, या टू लिव अंडर एब्सोल्यूट एनार्की, या कि वो फिर पूरी तरह एनार्की में ही रहे। तो मैन के पास केवल दो ऑप्शन है, या तो वो पूरी तरह स्टेट की अथॉरिटी के अंदर रहे, या फिर वो पूरी तरह से एनार्की में रहे। वाई हाफ फेवर एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो हाफ जो है वो स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को क्यों फेवर करते हैं? तो बिकॉज स्टेट बिलीव दैट ओनली एब्सोल्यूट स्टेट कैन एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। तो हाफ्स का मानना था कि केवल एब्सोल्यूट स्टेट ही लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर सकता है, इसलिए उन्होंने एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट को फेवर किया। अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, लॉ एंड नेचुरल राइट्स को पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स। तो मॉडर्न टाइम्स में स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो सॉवरेंटी लाइज विद द स्टेट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो सॉवरेंटी स्टेट के पास सॉवरेंटी होती है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का एक प्रिंसिपल है। स्टेट इज सॉवरेन, स्टेट सॉवरेन है। वेयर एज इन मेडिवल टाइम्स देयर वाज कन्फ्यूजन दैट हु हैज अल्टीमेट अथॉरिटी। तो स्टेट सॉवरेन है, ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। और जो मेडिवल टाइम में क्या था, कन्फ्यूजन था कि इसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। हाफ नोन एज एब्सोल्यूटिस्ट। तो हाफ्स को इसलिए एब्सोल्यूटिस्ट की तरह जाना जाता है, तब डिक्टेटरशिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एब्सोल्यूटिस्ट इन द सेंस की प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स। बिकॉज हाफ्स एस्टेब्लिश दैट सॉवरेंटी लाइज विद द स्टेट। क्योंकि स्टेट को, हाफ्स का मानना था कि सॉवरेंटी है स्टेट के पास ही रहनी चाहिए। स्टेट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड स्टेट इज द अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन मेकिंग लॉ। इस प्रकार स्टेट हाईएस्ट अथॉरिटी है और स्टेट अंतिम इंस्टीट्यूशन होगा, अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन होगा जो लॉज को बनाएगा। स्टेट पावर टू मेक लॉ इज एब्सोल्यूट। और स्टेट की जो पावर है लॉ बनाने की वो एब्सोल्यूट होगी, टोटल मतलब फाइनल, बहुत पूरी तरह से फाइनल होगी।
नो इंटरवेंशन फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन और पर्सन विल बी परमिटेड। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरवेंशन का कोई स्कोप नहीं होगा। स्टेट इज सॉवरेन इम्प्लाइज दैट स्टेट इज एब्सोल्यूट, मीन्स स्टेट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक लॉ। स्टेट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी लॉ बनाने की। हु गेव द स्टेट हु गेव स्टेट द अल्टीमेट अथॉरिटी, और व्हाट इज द बेसिस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट को अल्टीमेट अथॉरिटी किसने दी है कि स्टेट की अल्टीमेट अथॉरिटी का बेसिस क्या है। तो मिडिवल टाइम्स में पीपल बिलीव दैट अल्टीमेट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम गॉड। तो मिडिवल टाइम में लोगों को क्या मानना था कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी आती है वो गॉड से आती है। लेकिन मॉडर्न टाइम में इट इज़ हेल्ड दैट पीपल आर सोर्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी। तो मॉडर्न टाइम में यह माना जाता है कि पीपल स्टेट अथॉरिटी के सोर्स हैं। द बेसिस ऑफ स्टेट अथॉरिटी इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और स्टेट अथॉरिटी का बेसिस क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब इट हैज़ बीन अ रेशनल चॉइस ऑफ पीपल, मतलब यह लोगों की रेशनल चॉइस का नतीजा है। लोग आपस में आए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश किया और एक थर्ड पार्टी जैसे स्टेट को बनाने में अपना योगदान दिया। व्हाट इज़ द बेसिस टू से दैट स्टेट हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो किस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। तो हाफ शोज दैट इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल हैव ट्रांसफर ऑल ऑफ देयर राइट्स पावर। तो हाफ्स का मानना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों को स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उनकी जितनी भर अधिकार थे, जितने भर पावर थे, सब कुछ व्यक्ति ने ट्रांसफ़र कर दिए। किसको, स्टेट को। पावर इज अ जीरो सम गेम, क्योंकि पावर एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम इन द सेंस कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरे व्यक्ति का फायदा होगा। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट पीपल पावर इज जीरो एंड स्टेट पावर इज 100%। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद पीपल्स की जो पावर है, लोगों के पास जो पावर है वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में स्टेट की पावर बढ़ जाएगी और स्टेट की जो पावर हो जाएगी 100% हो जाएगी। इन द स्टेट ऑफ नेचर एवरी वन वाज सॉवरेन। स्टेट ऑफ नेचर में हर व्यक्ति सॉवरेन था, मतलब हर व्यक्ति के पास पावर थी। स्टेट ऑफ नेचर में हर व्यक्ति के पास 100% पावर। और जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, स्टेट के पास 100% पावर आ जाती है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एब्सोल्यूट राइट और पावर। तो एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट पावर का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो ये स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वार बन गई, जहाँ पर लाइफ नास्टी पुअर ब्रिटिश और शार्ट्स हुआ करती थी। हाफ्स का कहना है कि व्यक्ति के पास केवल दो ऑप्शन है, या तो वो स्टेट पूरी तरह स्टेट की अथॉरिटी के अंदर रहे या पूरी तरह एनार्की में रहे। ही सेज बिकॉज ही हैज विटनेस सिविल वॉर इन ब्रिटेन। और ये ऐसा क्यों कहता है कि स्टेट को, या तो व्यक्ति के पास केवल दो ऑप्शन होते हैं, या तो एब्सोल्यूट स्टेट के अथॉरिटी के अंदर रहे या एब्सोल्यूट एनार्की के अंदर रहे। क्यों, क्योंकि उसने ब्रिटेन में जो है तो एक सिविल वार का फेज देखा हुआ था, इसलिए वैसा बोलता है। स्टेट एब्सोल्यूटलिज्म, मतलब इसका क्या होता है स्टेट एब्सोल्यूटिज्म का, कि सिस्टम हेयर पावर टू मेक लॉ लाइज विद सिंगल इंस्टीट्यूशन। ऐसा सिस्टम स्टेट एब्सोल्यूटिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लॉ बनाने की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास होती हैं। एब्सोल्यूट एनार्की क्या मतलब होता है, इट वाज इन द स्टेट ऑफ नेचर, या स्टेट ऑफ नेचर में था, मतलब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी और हर व्यक्ति अपने आप में सॉवरेन था और हर व्यक्ति के पास ये पावर थी कि वह लॉ बना सकता है। पीपल हैव गिवन एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट बिकॉज दैट इज द वे टू सिक्योर लाइफ। अब तो फिर पीपल ने स्टेट को क्यों पावर दी, पीपल ने स्टेट को पावर इसलिए दी क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा, इसके कारण लाइफ, अपनी जो लाइफ है उसको सिक्योर किया जा सकता है। पीपल विल प्रेफर व्हाट, पीपल क्या प्रेफर करेंगे, वेदर लिबर्टी और सिक्योरिटी। तो पीपल लिबर्टी को प्रेफर करेंगे या सिक्योरिटी को प्रेफर करेंगे। तो हाफ्स के अनुसार पीपल विल प्रेफर सिक्योरिटी। तो हाफ्स के अनुसार पीपल सिक्योरिटी को प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि मैन इज यूटिलिटेरियन, मैन एक यूटिलिटेरियन प्राणी है और सिक्योरिटी इज पॉसिबल व्हेन स्टेट है, और सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है जब स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होगी लॉ बनाने की। इफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज एब्सोल्यूट, if authority of state is absolute, does it imply people have no right or liberty vis-a-vis state। तो अगर स्टेट की पावर एब्सोल्यूट होगी
क्या इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास कोई राइट ही नहीं होगा या कोई लिबर्टी ही नहीं होगी स्टेट के प्रति, स्टेट के अगेंस्ट, और वेदर पीपल हैव नो राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट, एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ पोलिटिकल ऑब्लिगेशन। या दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होगा जिसके कारण वो स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें, या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की क्या लिमिट होगी। जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन डिजायर कर रहा है हॉब्स, उसकी कोई लिमिटेशन तो होगी। हॉब्स का स्टेटमेंट क्या है कि लिबर्टी इज वेयर लाइज साइलेंट, लिबर्टी कहाँ है जहाँ ला साइलेंट। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम को देखते हैं। देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो निगेटिव लिबर्टी होती है, पॉजिटिव लिबर्टी होती है। तो व्हेन लिबर्टी ऑफ मैन इज सीन एज अब्सेंस ऑफ स्टेट और लॉ, जब लिबर्टी ऑफ मैन को इस तरह देखा जाता है कि ये स्टेट और लॉ का अब्सेंस है ना, तो उसे निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी इज वेयर लाइज साइलेंट, मतलब निगेटिव लिबर्टी है। तो हॉब्स क्या है, निगेटिव लिबर्टी को एडवोकेट करते हैं। और जब व्हेन लिबर्टी इज सीन एज प्रेजेंस ऑफ स्टेट, जब लिबर्टी को स्टेट के प्रेजेंस के रूप में देखा जाता है तो वो पॉजिटिव लिबर्टी होती है। हाउ स्टेट कंट्रीब्यूट टू द लिबर्टी ऑफ मैन, तो स्टेट जो है तो व्यक्ति की लिबर्टी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, बाय कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे, कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा। हाफ्स व्यू ऑन लिबर्टी, तो हाफ्स का क्या व्यू है लिबर्टी में। तो हाफ्स का स्टेटमेंट है कि लिबर्टी इज वेयर लाई साइलेंट, लिबर्टी वहीं होंगी जहां पर ला साइलेंट है। मैन इज फ्री वेयर स्टेट इज एब्सेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैन वहीं तक फ्री है, मैन की पावर वहीं तक है जहां पर स्टेट पावर खत्म हो जाती है, या स्टेट जहां पर एब्सेंट। अनदर स्टेटमेंट ऑफ हाफ्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन टू द एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू मोशन। तो एक दूसरा स्टेटमेंट हॉब्स का आता है लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में कि लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन टू द एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू मोशन। लिबर्टी क्या है, एब्सेंस ऑफ क्या है, अपोजिशन है इसका इंटरनल इम्पेडिमेंट्स का मोशन के अगेंस्ट। ये स्टेटमेंट वो क्यों देता है, क्योंकि वो रिलेटिव कंपोजिट मेथड अडॉप्ट करता है और साइंटिफिक थ्योरी बिल्ड करना चाहता है, इसलिए स्टेटमेंट देता है। लिबर्टी इज द सेंस ऑफ अपोजिशन टू द एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू मोशन, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ लॉ। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ। तो द एसेंस ऑफ हॉब्स, द एसेंस ऑफ स्टेटमेंट इज हॉब्स व्यू ऑन लिबर्टी। तो जो इसका सार है, जो स्टेटमेंट का जो सार है वो हॉब्स का व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है लिबर्टी के ऊपर। तो देयर हैव बीन अ डिबेट वेदर लिबर्टी इज प्रेजेंस ऑफ स्टेट, कैपेसिटी बिल्डिंग और एब्सेंस ऑफ स्टेट। तो एक बहुत मतलब समय से एक डिबेट चली आ रही है कि क्या लिबर्टी स्टेट की प्रेजेंस में है, या जब स्टेट प्रेजेंट होता है तब लिबर्टी होती है, या जब स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, या स्टेट के एब्सेंस में लिबर्टी होती है। तो हॉब्स का मानना है कि मैन इज फ्री वेयर लॉ इज साइलेंट, मतलब लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ स्टेट। तो हॉब्स का क्या मानना है कि मैन फ्री कहाँ है, मैन इज फ्री, मैन वहीं फ्री है जहाँ लॉ साइलेंट है। इसका मतलब हुआ कि लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ स्टेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिबर्टी जो है तो स्टेट के एब्सेंस का नाम है। तो अगर स्टेट एब्सेंस है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिबर्टी। तो हॉब्स का जो व्यू है लिबर्टी के ऊपर वो काइंड ऑफ निगेटिव व्यू है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ स्टेट, हॉब्स गिव्स टू एग्जांपल। तो हॉब्स को इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ स्टेट, यह एक्सप्लेन करने के लिए लिबर्टी एब्सेंस ऑफ स्टेट है, हॉब्स दो स्टेटमेंट को देते हैं, दो एग्जांपल देते हैं। कौन कौन सा। पहला स्टेटमेंट है सिक मैन इन द बेड इज अनेबल टू मूव, एक बीमार व्यक्ति है जो बेड में पड़ा हुआ है और उसके पास क्षमता नहीं है कि वो उठ सके। हॉब्स की क्या पोजीशन है, इट डज नॉट मीन दैट ही लैक्स फ्रीडम टू मूव, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास फ्रीडम नहीं है मूव करने की। नो वन हैज पुट एनी ऑब्स्टेकल ऑन हिज मूवमेंट, किसी व्यक्ति ने उसके मूवमेंट पर कोई बाधा नहीं उत्पन्न की है।
व्हाट ही लैक्स इज कैपेसिटी टू मूव एंड नॉट फ्रीडम टू मूव। तो इस सिचुएशन में वो बीमार व्यक्ति के पास कैपेसिटी नहीं है मूव करने की, फ्रीडम है। हाफ डज नॉट इक्वेट लिबर्टी विथ कैपेसिटी, इसलिए हाफ लिबर्टी को जो है कैपेसिटी से इक्वेट नहीं करते हैं, लिबर्टी को कैपेसिटी के बराबर नहीं मानते हैं। सेकंड एग्जांपल है लिक्विड इन द वाटर। तो लिक्विड हैज कैपेसिटी टू मूव, लिक्विड के पास कैपेसिटी है कि वो मूव कर सकता है, लेकिन वॉल्स आर ऑब्स्टेकल और एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट इन द मोशन ऑफ लिक्विड। लेकिन जो ये वॉल्स हैं वो लिक्विड के मोशन के लिए एक काइंड ऑफ इम्पेडिमेंट, एक बाधा क्रिएट कर रही हैं। लिक्विड लैक्स फ्रीडम रेदर कैपेसिटी। तो अब इस सिचुएशन में लिक्विड के पास कैपेसिटी तो है कि वो इधर से मूव कर जाएगा, लेकिन उसके पास फ्रीडम नहीं है कि मूव कर सके। क्यों? क्योंकि वॉल्स हैं जो उसके मूवमेंट को बाधित कर रही हैं। लिबर्टी और फ्रीडम कंसिस्ट इन अब्सेंस ऑफ अपोजिशन टू एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू मोशन। तो लिबर्टी और फ्रीडम किससे मिलकर बनी है? अब्सेंस ऑफ अपोजिशन टू एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू मोशन। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पेडिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट होता है जो बाहरी बाधाएं हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल लॉ और स्टेट। और इंटरनल इम्पेडिमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटी, हमारे पास कैपेसिटी ही ना हो, जब नहीं होगी तो ये इंटरनल इम्पेडिमेंट है। और अगर हमारे पास लॉज हैं, स्टेट है, और वो हमारे मूवमेंट को, हमारे फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो काइंड ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट है। सिक मैन इन बेड इज फेसिंग इंटरनल इम्पेडिमेंट ऑब्स्टेकल। तो जो एक बीमार व्यक्ति है वो बेड में कैसी इम्पेडिमेंट को महसूस कर रहा है? तो वो इंटरनल, अंदरूनी अंदरूनी इम्पेडिमेंट को, ऑब्स्टेकल्स को महसूस कर रहा है। देयर इज लिक्विड इन बॉटल वांट टू फ्लो। लेकिन लिक्विड बॉटल में, जो लिक्विड है बॉटल में, वो फ्लो बहना चाहता है, लेकिन एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ बॉटल, और जो वो बॉटल की दीवारें हैं उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन वॉल एक्ट एज एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू द मोशन ऑफ लिक्विड। लेकिन जो बॉटल है, बॉटल की दीवारें हैं, वो एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट का काम कर रही हैं टू रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इन दैट सेंस हॉब्स सेज दैट, इस सेंस में हॉब्स कहते हैं कि लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन टू द एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू मोशन। तो लिबर्टी क्या है? एब्सेंस ऑफ अपोजिशन है टू एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉब्स के व्यूज क्या हैं? लॉस पे हॉब्स के व्यू क्या है? हॉब्स का एक स्टेटमेंट है कि कवनेंट विदाउट थॉट्स आर नथिंग बट वर्ड्स। कवनेंट माने कॉन्ट्रैक्ट, पावर टू पुनिश। अगर शॉर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ? पावर टू पुनिश। अगर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पावर टू पनिश के साथ नहीं आते हैं, वो कुछ नहीं है, केवल वर्ड्स हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। इट मीन्स दैट इफ लॉज लैक टीथ टू बाइट दोज हु डिसऑबे द लॉ, देन सच लॉ इज हेलो और यूजलेस, है ना। अगर लॉज के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, अगर लॉज के पास ऐसी क्षमता नहीं है जिससे वह ऐसे लोगों को पुनिश कर सके, ऐसे लोगों को दंड दे सके जो उसको डिसओबे करते हैं, तो फिर ऐसा लॉ यूजलेस है, हॉलो है। हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो देयर आर डिफरेंट ट्रेडिशन ऑफ लॉ। तो लॉ की डिफरेंट ट्रेडिशन होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट ट्रेडिशन होते हैं ये हम समझेंगे। तो एक है रिलीजियस लॉ, एक है कस्टमरी लॉ, एक है नेचुरल लॉ, और एक है पॉजिटिव लॉ। तो रिलीजियस जो लॉ होते हैं उसका सोर्स क्या होता है? उसका सोर्स होता है स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनु स्मृत, हदीस, ये सब चीज़ें हैं जो रिलीजियस लॉ का सोर्स होती हैं। कस्टमरी लॉ का क्या सोर्स होता है? कस्टम, जो बहुत दिनों से प्रथाएं चली आती हैं, वो
कस्टमरी लॉ का बेसिस बनती हैं। और नेचुरल लॉ का क्या मतलब बेसिस होता है, रीजन। नेचुरल लॉ रीजन पे बेस्ड होते हैं। और पॉजिटिव लॉ स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हाफ जो है तो केवल पॉजिटिव लॉ को सपोर्ट करता है जो कि स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा। हाफ्स की थ्योरी के अनुसार लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। तो लॉ सॉवरेन की कमांड है। हाफ्स पॉजिटिव लॉ इज लिंक्ड टू हिज थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। हाफ्स पॉजिटिव लॉ इज लिंक्ड टू हिज थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो हाफ्स का जो पॉजिटिव लॉ कॉन्सेप्ट है वो उसकी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी से लिंक्ड है। कैसे? पॉजिटिव लॉ मतलब क्या होता है, ओनली दैट लॉ इज लॉ विच इज मेड बाई स्टेट। तो केवल वही लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा जो स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा। इससे क्या मतलब हुआ, स्टेट पावर टू मेक लॉ इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट की जो पावर है लॉ बनाने की वही एब्सोल्यूट होगी। और हाफ्स क्या कहते हैं कि ओनली दैट लॉ इज लॉ विच कम्स विद द पावर ऑफ इन्फोर्समेंट। और केवल वही लॉ है जिसके अंदर पावर ऑफ इन्फोर्समेंट हो। मतलब इन्फोर्समेंट मतलब कि अगर कोई व्यक्ति लॉज के वायलेशन कर रहा है तो लॉज के पास ऐसी क्षमता हो कि वो उसको पनिश कर सके। तो कवेनेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट शॉर्ट्स आर नथिंग बट बर्ड्स। तो क्या मतलब हुआ, दिस लिंक टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेंटी। यह सॉवरेंटी की कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ है। सॉवरेंटी क्या होती है, स्टेट की पावर होती है। स्टेट की पावर लॉ बनाने की, स्टेट की पावर होती है लॉ बनाने की और उन लोगों को दंडित करने की जो उसका पालन नहीं करते। हाउ हाफ जस्टिफाई स्टेट्स पावर टू पनिश फॉर डिसोबियंस टू लॉ। तो हाफ कैसे जस्टिफाई करते हैं स्टेट की पावर को, जिसमें स्टेट उन लोगों को पनिश कर सकता है जो स्टेट के लॉ को ओबे नहीं करते। तो दिस इज सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। तो इसे स्टेट की सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट में देखना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इफ देयर इज एनी पर्सन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या कहते हैं, इफ देयर इज एनी पर्सन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट ओबे द लॉ और कमांड ऑफ सॉवरेन, इट इम्प्लाइज दैट इट इज ट्राइंग टू असर्ट इट्स सॉवरेंटी। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई कम्युनिटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट के लॉ को या कि जो ऑर्डर सॉवरेन द्वारा दिया गया उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अपनी खुद की सॉवरेंटी को असर्ट कर रहा है, अपनी खुद की सॉवरेंटी दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ कि इट इज ट्राइंग टू शो एज इफ इट विल प्रेफर इट्स ऑन लॉ। इसका मतलब है कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो केवल अपने कानूनों का ही पालन करेगा, है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज चैलेंजिंग द सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। और इस प्रकार से वह स्टेट की सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहा है। देयर कैन नॉट बी मोर देन वन अथॉरिटी टू मेक लॉ बिकॉज इट विल पुट अस बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर। और लॉ बनाने की एक से अधिक अथॉरिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर अगर बहुत सारी अथॉरिटियाँ होंगी तो फिर हम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, मिडिवल एज में चले जाएंगे, जहाँ पर माइट इज राइट है और जो है तो मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर हो जाएंगे। तो दो अथॉरिटी नहीं हो सकती। इफ वन इज अलाउड टू डिसोबे लॉ and goes unpunished, other will also follow the suit. Then situation will come when everyone will start asserting the sovereignty, which means going back to the state of nature. तो अगर एक व्यक्ति जो लॉज को डिसोबे कर रहा है और ऐसा उसे किया मतलब कोई व्यक्ति है जो लॉ को डिसोबे कर रहा है, लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है और ऐसा किया मतलब स्टेट जो है तो उसे अलाउ कर रहा है कि ऐसा करे, तो इससे क्या होगा कि फिर हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा। अगर एक व्यक्ति लॉ को डिसऑबे करता है, उसे पनिश नहीं किया गया, तो टेंडेंसी बन जाएगी और हर व्यक्ति ऐसा करता जाएगा। इससे एक ऐसी सिचुएशन निर्मित होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हम हर व्यक्ति अपनी जो है तो सॉवरेंटी को असर्ट करने लगेगा और हम फिर से स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे। हाफ सेज दैट वी कैन नॉट अलाउ फ्यू टू पुट द लाइफ ऑफ एवरीवन इन डेंजर। और हम कुछ लोगों को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि वो सभी लोगों की जो लाइफ है उसको डेंजर में डाल दें, सभी लोगों की लाइफ को खतरे में डाल दें। फॉर मिसचीफ्स ऑफ फ्यू द लाइफ ऑफ एवरीवन कैन नॉट बी पुट अंडर थ्रेट। तो कुछ लोगों की गलती की सजा सभी को नहीं दे सकते।
हाफ्स आल्सो सेज दैट, हाफ्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज परपेचुअल, कॉन्ट्रैक्ट सदा सदा सतत है, हमेशा के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं जा सकता है ना, रद्द नहीं किया जा सकता है। सॉवरेन और स्टेट हैज राइट टू पुनिश दोज हु डू नॉट ओबे द लॉ, और स्टेट के पास, सॉवरेन जो है उसके पास ये राइट होगा कि वो उन्हें सजा दे सके जो स्टेट के लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। थस देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सॉवरेन, अतः एक से ज़्यादा सॉवरेन नहीं हो सकता है। हाफ्स थ्योरी इज कॉल्ड एज मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, तो हाफ्स की जो ये थ्योरी है उसे मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट कहा जा सकता है। अब हाफ्स एक क्वेश्चन उठता है कि पनिशमेंट क्यों जरूरी है, वाई पनिशमेंट इज नीडेड टू कंपेल पीपल टू ओबे लॉ। हाँ, पनिशमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को मजबूर किया जा सके, लोगों को कंपेल किया जा सके कि वो लॉ को फॉलो करें, लॉ को ओबे करें। बिकॉज मैन डज नॉट हैव इनफ रीजन टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, क्यों? क्योंकि मैन के पास इतना रीजन नहीं है कि वो लॉ के सिग्निफिकेंस को समझ, तो व्यक्ति के पास इतना रीजन नहीं है कि वो लॉ के सिग्निफिकेंस को समझ सके, इसलिए पनिशमेंट की ज़रूरत है। मैन इज गाइडेड बाई पैशन एंड नॉट रीजन, तो मैन काहे से गाइड होता है? अपने पैशन से गाइड होता है, रीजन से नहीं। वट एवर ही थिंक दैट लॉ इज कमिंग इन द पाथ ऑफ, वेन एवर ही थिंक दैट लॉ इज कमिंग इन द पाथ ऑफ हिज डिजायर ही विल बी टेम्पटेड टू डिसओबे द लॉ, और जब यह मतलब अगर उसको यह लगता है कि लॉ उसके जो डिजायर्स हैं, उसके जो चाहते हैं उसके बीच में आ रहा है, तो फिर वो चाहेगा कि लॉ को डिसओबे कर दे। देयर फॉर मैन हैज़ टू बी कंपेल्ड टू ओबे लॉ, इसलिए व्यक्ति को मजबूर किया जाना चाहिए कि वो लॉ को फॉलो करे। कैसे कम मजबूर किया जाएगा, है ना? वी कैन कंपेल मैन व्हेन भी पुनिश देम फॉर डिसओबिंग द लॉ, तो हम व्यक्ति को कैसे कंपेल कर सकते हैं? जब हम उन्हें पनिश करेंगे अगर वो लॉ को डिसओबे करते हैं तो। बिकॉज पनिशमेंट इज पेनफुल सो मैन वांट टू अवॉइड पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट एक पेनफुल सिचुएशन है ना, और मैन जो है तो उसको अवॉइड करना चाहेगा पनिशमेंट। पनिशमेंट हैज़ टू बी ग्रेटर देन द प्लेजर ऑफ डिसोबियंस टू लॉ, और पनिशमेंट जो होगी तो पनिशमेंट को ज़्यादा होना पड़ेगा, काहे से? प्लेजर ऑफ डिसोबियंस टू लॉ, अगर व्यक्ति को फॉर एग्जांपल लॉ के डिसोबे करने से 10 यूनिट का प्लेजर होता है, 10 यूनिट का प्लेजर होता है, तो पनिशमेंट कम से कम 20 यूनिट की होनी चाहिए, या कि 10 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, है ना, जिससे वो पेन को महसूस कर सके। सपोज अ मैन कमिट्स टैक्स इवेजन ऑफ 10 करोड़, है ना। सपोज एक व्यक्ति टैक्स इवेजन करता है 10 करोड़ का, पेनाल्टी कितनी होनी चाहिए? 30 करोड़ होनी चाहिए, ऐसा कहना है। व्हेन मैन इज कंट्रोल्ड बाई पैशन फ्रॉम वेयर मैन गॉट रीजन टू एंटर इनटू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रश्न उठता है कि अगर व्यक्ति पैशन से ही कंट्रोल्ड है तो उसके पास ये रीजन कहाँ से आया कि हम कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाएं? फिर तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं शामिल होना चाहिए ना। तो हाफ डज नॉट से दैट मैन हैज नो रीजन, हाफ ये नहीं कहता है कि मैन के पास बिल्कुल रीजन नहीं, थोड़ा बहुत तो रीजन है। ही सेज मैन डज नॉट हैव इनफ रीजन, हाफ क्या कहता है कि उसके पास इनफ रीजन नहीं, थोड़ा बहुत रीजन है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, लेकिन अब उसको कॉन्ट्रैक्ट के लॉ को फॉलो करेगा, सब सॉवरेन की कमांड को मानेगा नहीं मानेगा, इसका रीजन उसके पास नहीं। हाफ, अब चलिए पढ़ते हैं हाफ्स ऑन नेचुरल लॉ। हाफ्स एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्टिस्ट और हाफ्स एज एब्सोल्यूटिस्ट। तो हम यहाँ पर हाफ्स को नेचुरल लॉ के ऊपर मतलब उसके विचार को जानेंगे। हाफ्स एज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट देखेंगे और हाफ्स एज एब्सोल्यूटिस्ट देखेंगे, ठीक है। तो हाफ्स लॉ के बारे में क्या कहते हैं कि कवर्नेंस विदाउट शॉर्ट्स आर नथिंग बट वर्ड्स। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कवर्नेंस होते हैं, अगर उनमें पनिशमेंट की पावर नहीं है तो वो वर्ड के सिवा कुछ नहीं है। और हाफ पॉजिटिव लॉ को क्यों प्रेफर करता है? हाफ पॉजिटिव लॉ को इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि पॉजिटिव लॉ का जो सोर्स है वो डिफिनिट है। सोर्स क्या है? स्टेट, और वो एक डिफिनिट है, मतलब मतलब समझ में आता है कि हाँ सोर्स क्या है, डिफिनिट, कस्टम नहीं है, रीजन नहीं। ओनली सच लॉ सर्व द पर्पज दैट इज द सच लॉ इज इनफोर्सिएबल एंड ओनली सच लॉ सर्व द पर्पज, केवल ऐसा लॉ ही
जो पॉजिटिव होगा, जो इसका सोर्स डिफिनिट होगा, पर्पज को सर्व करेगा, मतलब जिसे इन्फोर्स किया जा सकता है। तो कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ, तो नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ में क्या अंतर है? हाफ डज नॉट कॉल नेचुरल लॉ एज लॉ in real sense because it does not fulfill the purpose of law. हाफ नेचुरल लॉ को लॉ नहीं बोलते हैं, रियल सेंस में नेचुरल लॉ को लॉ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल लॉ है वो पर्पज ऑफ लॉ, मतलब इस ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का जो पर्पज होता है किसी भी लॉ का, तो इस्टेब्लिश ऑर्डर, उसको वो फुलफिल नहीं करता है। क्या? नेचुरल लॉ। इसलिए उसको लॉ को नेचुरल लॉ को लॉ रियल सेंस में नहीं मानते हैं। नेचुरल लॉ रीजन पे बेस्ड है, बट मैन डज नॉट हैव इनफ रीजन टू कंट्रोल हिज पैशन। नेचुरल लॉ रीजन पे बेस्ड है और मैन के पास इनफ रीजन नहीं है कि वो अपने पैशन को कंट्रोल कर सके। दैट इज भाई, इसलिए इन द स्टेट ऑफ नेचर वेयर नेचुरल लॉ वाज एग्जिस्टिंग देयर वाज नो पीस और ऑर्डर। हाँ, इसीलिए क्या हुआ कि स्टेट ऑफ नेचर जहाँ पर नेचुरल लॉ एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि रीजन पर बेस्ड था, वहाँ पर कोई पीस और ऑर्डर नहीं था। बिकॉज नेचुरल लॉ डिपेंड अपॉन रीजन, चूँकि नेचुरल लॉ कहाँ पर डिपेंड करता है? रीजन पर डिपेंड करता है। इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वाज नो अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉ। स्टेट ऑफ नेचर में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो लॉज को इन्फोर्स करा सके। हाउएवर, हालांकि हाफ सेज दैट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग नेचुरल लॉ एज लॉ वी शुड कॉल नेचुरल लॉ एज काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस। तो नेचुरल लॉ को लॉ कहने के बजाय हमें उसे काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस कहना चाहिए। एडवाइजेज ऑन विजडम, मतलब काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस मतलब ऐसी एडवाइजेज जो दी जाती हैं, है ना। एडवाइजेज ऑन विजडम कहना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हाफ सेज दैट देयर आर 19 काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस बट 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाफ का मानना है कि जो 19 प्रकार की काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस हैं, एडवाइजेज ऑन विजडम है, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हैं? रिकॉग्नाइज एवरीबॉडी राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसमें हर व्यक्ति के सेल्फ प्रिजर्वेशन के राइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। टू कम आउट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, तो स्टेट ऑफ नेचर से, स्टेट ऑफ वार से आप बाहर आइए और कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ काउंसिल ऑफ प्रूडेंस, और ये जो है तो काउंसिल ऑफ प्रूडेंस का रिजल्ट है। दैट मीन्स मैन एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू एस्केप फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है, किस लिए? ताकि वह स्टेट ऑफ नेचर के जो पेनफुल सिचुएशन है उसको अवॉइड कर सके। हाफ्स का राइट टू लाइफ का क्या व्यू है, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो जानना होगा कि राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स आर पावर प्रोटेक्शन विच पीपल हैव अगेंस्ट द स्टेट। तो राइट्स क्या है? पावर है, प्रोटेक्शन है जो लोगों के पास होती है स्टेट के अगेंस्ट। अकॉर्डिंग टू हाफ्स, मैन हैड एब्सोल्यूट राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर बिकॉज देयर वाज नो अथॉरिटी टू लिमिट द राइट्स इन द स्टेट ऑफ नेचर, माइट इज राइट। तो हाफ्स का मानना था कि एक व्यक्ति के पास स्टेट ऑफ नेचर में एब्सोल्यूट राइट्स थे। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो व्यक्ति के राइट्स को लिमिट कर सके। स्टेट ऑफ नेचर में माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस काइंड ऑफ थिंग थी। हाफ कॉल नेचुरल राइट्स एज पावर, और हाफ जो है नेचुरल राइट्स को पावर की तरह देखता है। देन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑल राइट्स आर सरेंडर टू स्टेट, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद व्यक्तियों ने अपने सभी राइट्स स्टेट को सरेंडर कर दिए। स्टेट बिकम्स एब्सोल्यूट, और इस तरह स्टेट एब्सोल्यूट बन जाता है। वेदर मैन हैज एनी राइट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट इन एनी कंडीशन। तो प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति किसी भी कंडीशन में, क्या व्यक्ति के पास कोई राइट्स है और प्रोटेक्शन है स्टेट के अगेंस्ट। हाफ गिव्स राइट टू रजिस्ट द स्टेट। तो हाफ जो है तो स्टेट को रजिस्ट करने का राइट देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेट पावर टू मेक लॉ इज एब्सोल्यूट। स्टेट की लॉ बनाने की पावर एब्सोल्यूट है। स्टेट पावर टू पनिश फॉर डिसओबीडियंस टू लॉ इज आल्सो एब्सोल्यूट, और स्टेट की जो व्यक्ति लॉ को डिसओबे करते हैं उनको पनिश करने की भी पावर एब्सोल्यूट है। लेकिन देयर इज अ सिंगल एक्सेप्शन टू द स्टेट पावर, लेकिन स्टेट की पावर का एक सिंगल एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। दैट इज मैन कैन रजिस्ट स्टेट इफ
मैन स्टेट को का विरोध कर सकता है अगर पहला, स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ। अगर स्टेट राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने में सफल रहता है तो स्टेट को मैन के द्वारा रजिस्ट किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि द मेन पर्पज फॉर विच स्टेट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिकॉज राइट टू लाइफ एक मेन पर्पज है जिसके कारण स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है, इसलिए स्टेट को रजिस्ट किया जा सकता है। दूसरा क्या कारण है, इफ स्टेट ट्राइज टू टेक अवे लाइफ ऑफ मैन इन एनी आर्बिट्री मैनर। और दूसरा क्या कारण हो सकता है, दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, बात हो सकता है, जब स्टेट आर्बिट्री तरीके से, मनमाने तरीके से एक व्यक्ति की लाइफ को लेने का प्रयास करेगा, तो उस कंडीशन में भी स्टेट के पास है ना, व्यक्तियों के पास पावर होगी कि वो स्टेट को रजिस्ट कर सकें। तो चलिए, अभी तक हमने जो हॉब्स के बारे में पढ़ा और उसकी एक बार समरी देख लेते हैं। तो स्टेट इज सॉवरेन ओनली दैट लॉ इज लॉ विच इज गिवन बाय स्टेट। तो स्टेट सॉवरेन है, केवल वही लॉ होगा जो स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। क्या लोगों के पास कोई राइट है जिससे वो स्टेट के अगेंस्ट, है ना, क्या लोगों के पास स्टेट के अगेंस्ट कोई राइट है? ओनली राइट टू रजिस्ट, केवल राइट टू रजिस्ट है। कब? या तो स्टेट लाइफ को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है, या आर्बिट्री तरीके से स्टेट राइट टू लाइफ को छीन लेता है। दो कंडीशन में है रजिस्ट करने का अधिकार। तो हॉब्स ने फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट को दिया है, इसलिए उन्हें फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी स्टेट की दी है, इसलिए उन्हें फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। सॉवरेंटी ऑफ स्टेट क्या डिनोट करती है? डिनोट दैट स्टेट इज सुप्रीम अथॉरिटी। स्टेट एक सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए लॉ बनाने के लिए। व्हाट इज़ द बेसिस टू कंसीडर स्टेट? तो क्या बेसिस है स्टेट को सुप्रीम अथॉरिटी कहने के पीछे? विल ऑफ द पीपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लोगों की विल, लोगों की इच्छा, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उभर कर आती है, ही वो एक ऐसी आधार है जिसके आधार पर स्टेट को सुप्रीम अथॉरिटी दी जा सकती है। सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ, इसका मतलब है ओनली दैट लॉ इज लॉ विच इज गिवन बाय सॉवरेन और स्टेट। हाँ, तो केवल वही लॉ होगा जो किसके द्वारा दिया जाएगा? स्टेट या सॉवरेन के द्वारा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल वही लॉ जो स्टेट के द्वारा दिया जाता है कम्स अप विथ पावर ऑफ पनिशमेंट। केवल वही लॉ जो स्टेट के द्वारा दिया जाता है पावर ऑफ पनिशमेंट के साथ आता है। कोर फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो स्टेट का जो कोर फंक्शन है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, काहे के लिए? ताकि लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। और स्टेट के पास मोनोपोली है वायलेंस यूज करने के लिए। तो स्टेट ही केवल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास वायलेंस को यूज करने की मोनोपोली अधिकार है। गांधी ने इसको, है ना, जो मॉडर्न स्टेट है उसको खिलाफ है। गांधी मॉडर्न नेशन स्टेट के खिलाफ है गांधी। क्यों? क्योंकि आइडियल स्टेट इज रामराज स्टेटलेस। तो जो गांधी के लिए जो आइडियल स्टेट क्या होगा? एक राम राज्य होगा जो कि स्टेटलेस सोसाइटी होगी। गांधी का ये भी मानना था कि स्टेट एक हार्टलेस और सोललेस इंस्टीट्यूशन, ये भी गांधी का मानना था, इसलिए भी वो इस मॉडर्न स्टेट की खिलाफत करते हैं। हॉब्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। हॉब्स की पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की थ्योरी क्या है? तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि वाई पीपल शुड बी ऑब्लाइज टुवर्ड स्टेट। लोगों को, है ना, क्या बताती है कि लोगों को स्टेट के प्रति क्यों ऑब्लाइज होना चाहिए। व्हाट इज़ द एक्सटेंट और लिमिट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन की या कि मतलब हमारे जो हम ऑब्लाइज होंगे स्टेट के प्रति वो किस एक्सटेंट तक होंगे। और वेदर मैन हैज़ राइट टू डिसओबे द लॉ। और क्या व्यक्ति के पास राइट्स हैं कि वो स्टेट के लॉज को या कि स्टेट को डिसओबे कर सकता है। तो हॉब्स का स्टेटमेंट क्या है इस कॉन्टेक्स्ट? तो हॉब्स कहते हैं कि द एंड ऑफ ओबीडियंस इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। द एंड ऑफ ओबीडियंस इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब ओबीडियंस का पर्पज क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन। ताकि ओबीडियंस व्यक्ति क्यों करता है स्टेट की? क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को बचा सके।
मैन इज ऑब्लाइज टुवर्ड स्टेट, स्टेट को मैन स्टेट के प्रति ऑब्लाइज है। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट द लाइफ ऑफ मैन इज नास्टी पुअर ब्यूटिश एंड शॉर्ट। क्यों? क्योंकि अब स्टेट के बिना व्यक्ति की लाइफ कैसी रहती है? नास्टी रहती है, पुअर रहती है, ब्रिटिश रहती है, शॉर्ट रहती है। इवन देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ प्रूडेंस से सजेस्ट दैट, है ना, और इवन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस, विजडम, एडवाइजेज ऑन विजडम, क्या सजेस्ट करती हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन सुप्रीम है, सेल्फ प्रिजर्वेशन सुप्रीम है। दूसरी, व्यक्ति को स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक पेनफुल सिचुएशन है और हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको ऑनर करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। अब ये तो हो गए कि हमें क्यों ऑब्वे करना चाहिए, है ना। एक्सटेंट क्या होगा, उसका मतलब लिमिट क्या होगी? तो स्टेट कमांड्स एब्सोल्यूट ओबीडियंस, अदरवाइज वी विल गो बैक टू अनार्की, है ना। तो स्टेट एब्सोल्यूट ओबीडियंस की बात करता है ना। स्टेट के पास एब्सोल्यूट ओबीडियंस होना चाहिए, नहीं तो फिर से हम अनार्की की तरफ अपनी बढ़ चलेंगे। हाउ एवर मैन हैज राइट टू रजिस्ट स्टेट, लेकिन मैन के पास राइट होगा स्टेट को रजिस्ट करने का। हाउस क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं आई एंड फियर वर वार्न टुगेदर। इसका क्या मतलब है? द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज एलिमेंट ऑफ फियर इन मैन। तो स्टेट की जो अथॉरिटी का बेसिस है, आधार है, वो व्यक्ति के अंदर जो फियर होता है वह है। सो इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट देयर इज फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। और चूंकि अगर स्टेट नहीं होगा, स्टेट का एब्सेंस होगा, स्टेट नहीं होगा, तो हमें अपने लाइफ को खो देने का डर होगा। हेंस द यूटिलिटेरियन मैन एम्स टू प्रिजर्व हिज लाइफ हैज क्रिएटेड द स्टेट। और एक उपयोगितावादी व्यक्ति जो अपनी लाइफ को बचाना चाहता है ने क्या क्रिएट किया? स्टेट क्रिएट किया। उसने स्टेट को सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी, केवल एक पावर को छोड़ के। कौन सी पावर? सेल्फ प्रिजर्वेशन की पावर, कि हमारी राइट टू लाइफ हम आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये एबव स्टेटमेंट शोज दैट हॉब्स इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हॉब्स अपने, है ना, तो वो ये स्टेटमेंट क्या शो करता है कि हॉब्स अपने समय का शिशु था। ही लिंक्स फियर इन मैन विथ ओरिजिन ऑफ स्टेट विथ 2 इवेंट्स। तो वह ही लिंक्स फियर इन मैन, वह मैन के जो फियर है उसको ओरिजिन ऑफ स्टेट से लिंक करता है 2 इवेंट के कारण। 2 इवेंट कौन कौन से थे? सिविल वार और स्पेनिश आर्माडा। तो 2 इवेंट उसके कार्यकाल में हुए, उसके जीवन काल में। कौन कौन से? सिविल वार और स्पेनिश आर्माडा, जिसके कारण वो व्यक्ति के अंदर जो फियर होता है उसको ओरिजिन ऑफ स्टेट से लिंक करता है। वेदर हाफ्स इज एब्सोल्यूटिस्ट और हाफ्स इज इंडिविजुअलिस्टिक। तो क्या हाफ्स एब्सोल्यूटिस्ट है या इंडिविजुअलिस्टिक है? इसको देखना पड़ेगा। तो जो एब्सोल्यूटिज्म है उसका मतलब टोटलिटेरियनिज्म नहीं है, मतलब डिक्टेटरशिप नहीं। हाफ्स स्टेट इज एब्सोल्यूट, मतलब हाफ्स का स्टेट एब्सोल्यूट है। इसका क्या मतलब है? हाफ्स गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि हाफ्स रिजॉल्व टू हाफ्स जो है रिजॉल्व द कंफ्यूजन ऑफ मिडिल एज अबाउट द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक लॉ। तो हाफ्स ने क्या किया है? हाफ्स ने कंफ्यूजन को हटाया है जो मिडिल एज में था कि लॉ बनाने की अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होगी। एंड एस्टैब्लिश दैट अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज एब्सोल्यूट, और कहा है कि जो स्टेट की अथॉरिटी होगी वो एब्सोल्यूट होगी और नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन कंटेस्ट द अथॉरिटी, और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है तो स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है। इट इज एब्सोल्यूट इन द सेंस दैट इट इज आल्सो हैज पावर टू पनिश दोज हु डिसऑबे द लॉ। या एब्सोल्यूट इस सेंस में भी है कि स्टेट के पास पावर होगी कि वह उन लोगों को पनिश कर सके जो लॉज को या कि स्टेट के लॉज को डिसऑबे करते हैं। Hobbes' absolutism should not be seen in context, that is when there was chaos in the medieval Europe in the absence of clarity about the ultimate institution.
तो हॉब्स के जो है तो एब्सोल्यूटिज्म को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में? जब मिडिवल एज में कियोस था और कोई क्लियर कट मतलब क्लैरिटी नहीं थी कि अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन कौन होगा जो लॉ बनाएगा, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए हॉब्स के एब्सोल्यूटिज्म को। हॉब्स का मानना था ओनली बाय बीइंग गिविंग एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट वी कैन एस्टेब्लिश पीस, है ना। अगर हम स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देंगे तभी हम पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाउएवर हॉब्स इज आल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट ऑफ ऑल। तो हॉब्स को ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट ऑफ ऑल कैसे क्यों कहा जाता है? क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? इंडिविजुअलिस्ट आर दोज हु गिव प्राइमेसी टू इंडिविजुअल ओवर द स्टेट एंड सोसाइटी। तो इंडिविजुअलिस्ट कौन होते हैं? इंडिविजुअलिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो इंडिविजुअल को प्राइमेसी देते हैं स्टेट और सोसाइटी के ऊपर। तो जो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देंगे वो इंडिविजुअलिस्ट कहलाएंगे। फॉर इंडिविजुअलिस्ट मैन इज प्रायर टू स्टेट। तो इंडिविजुअलिस्ट के लिए मैन जो है तो स्टेट से प्रायर है, माने मैन पहले आया है, बाद में स्टेट आया है। इन वेस्टर्न फिलासफी इंडिविजुअलिज्म कैन बी ट्रेस टू सोफिस्ट। तो वेस्टर्न फिलासफी में जो इंडिविजुअलिज्म के जो हम ट्रेसेस हैं उसको सोफिस्टों में देखे जा सकते हैं, जो इंडिविजुअलिज्म के जो ट्रेसेस हैं। इंडिविजुअलिज्म री इमर्ज इन द मॉडर्न टाइम। इंडिविजुअलिज्म मॉडर्न टाइम में फिर से री इमर्ज होता है। इंडिविजुअलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। तो इंडिविजुअलिस्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट होते हैं और एक नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट होते हैं। तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट कौन कौन होते हैं? हु बेसिस द पॉलिटिकल फिलासफी ऑन द इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन। तो वो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट वो होते हैं जो पॉलिटिकल फिलासफी को मैन के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के आधार पर बनाते हैं। जो फिलासफर अपनी पॉलिटिकल फिलासफी को मैन के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के आधार पर बनाते हैं वो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट होते हैं। हॉब्स बिल्ड हिज पॉलिटिकल फिलासफी ऑफ द एब्सोल्यूट स्टेट ऑन इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। तो अपने रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड के सहायता से हॉब्स ने अपने पॉलिटिकल फिलासफी को है ना बिल्ड किया, जिसमें उसने है ना हॉब्स ने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी है। किस बेसिस पे? जो मैन का इंडिविजुअलिस्टिक नेचर होता है उस बेसिस पे दिया है। और नॉर्मेटिव क्या होता है? मतलब वैल्यू। जब जो इंडिविजुअलिज्म को एक वैल्यू की तरह देखते हैं तो दे डू नॉट कंसिडर इंडिविजुअलिज्म एज बैड और रॉन्ग। तो जो नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट होते हैं वो मतलब इंडिविजुअलिज्म को गलत या मतलब कोई गलत चीज़ नहीं मानते हैं। मतलब तो फाउंडेशन ऑफ हॉब्स फिलासफी इज नॉट एब्सोल्यूटिज्म बट इंडिविजुअलिज्म। तो हॉब्स की जो फिलासफी का फाउंडेशन है वो एब्सोल्यूटिज्म ना होके इंडिविजुअलिज्म है। कोर काज इन इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म इज एन इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो कोर कॉज इज इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म इज एन इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो जो हॉब्स का मेन पर्पस था वो था इंडिविजुअलिज्म, है ना, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन को उजागर करना। और इस के तहत जो वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, इसको उजागर करने में, इसको मतलब साबित करने में, टेस्टिफाई करने में वो एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट देता है। तो ये एक काइंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म का इफेक्ट था। क्या एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन। तो जो एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट है वो कहाँ से ड्राइव्ड होता है? इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन से ड्राइव्ड होता है। तो क्या मतलब है? इट इज़ टू प्रोटेक्ट मैन दैट स्टेट इज गिवन एब्सोल्यूट पावर। हाँ, तो स्टेट के मैन को राइट को या कि मैन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी गई है। स्टेट इज मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल इज एंड। तो स्टेट एक साधन है जिसके माध्यम से इंडिविजुअल की लाइफ को प्रिजर्व किया जा सकता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण
अल्टीमेट गोल है होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉब्स इज आल्सो अ नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट। तो हॉब्स एक नॉर्मेटिव इंडिविजुअल भी है। कैसे? हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट बिकॉज हॉब हॉब्स जो है तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट है। क्यों? क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट दैट बीइंग इंडिविजुअलिस्टिक इज अ नेचर इज अ नेचुरल फैक्ट, है ना। तो वो हॉब्स ने क्या, हॉब्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक हैं तो ये नेचुरल फैक्ट है ना, ये नेचुरल है कि हम इंडिविजुअलिस्टिक हो। इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन इज नथिंग गुड और बैड, इट इज़ सिंपल नेचुरल फैक्ट। तो जो ह्यूमन नेचर, जो इंडिविजुअलिस्टिक ह्यूमन नेचर है वो सही या गलत नहीं है, बल्कि एक सिंपल नेचुरल फैक्ट है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जस्ट लाइक देयर वॉज नथिंग गुड और बैड इन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जिस प्रकार अर्थ जो सन का चक्कर लगाती है उसको हम सही या गलत नहीं बोल सकते हैं, वह एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फैक्ट है। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति इंडिविजुअलिस्टिक है तो ये भी एक नेचुरल फैक्ट है। और ये किसका रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ह्यूमन माइंड, जो कि नेचुरल फैक्ट है, जो कि ह्यूमन माइंड में होने वाले पार्टिकल्स के मूवमेंट का रिजल्ट है ना। डिस्पाइट गिविंग एब्सोल्यूट पावर्स टू स्टेट ही गिव्स मैन राइट टू रेजिस्ट द स्टेट इफ स्टेट फेल्स टू प्रिजर्व द लाइफ, है ना। तो चूंकि वह स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देता है फिर भी वह मनुष्य को, व्यक्ति को राइट टू रेजिस्ट देता है स्टेट के अगेंस्ट। क्यों? किस कंडीशन में? अगर स्टेट व्यक्ति के लाइफ को प्रिजर्व करने में सफल हो जाता है, इस कंडीशन में स्टेट, इस कंडीशन में हाउस जो है तो व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट जाने के लिए की बात करता है। स्टेट इज सिंपली अ मीन्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूटिलिटी। स्टेट क्या है? एक मीन्स है, एक साधन है और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूटिलिटी है जिसके द्वारा इंडिविजुअल की लाइफ को प्रिजर्व किया जा सकता है, जो कि अल्टीमेट गोल है। अब अंतिम हॉब्स के बढ़ रहे हैं हम लोग, अंतिम चरण में हैं, तो इसमें हॉब्स के थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि हॉब्स को कहा जाता है कि वो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है। एक और स्टेटमेंट है कि वेयर एज बोदिन इज द स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ मॉडर्निटी हॉब्स जम्प्ड इनसाइड द गेट। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बोदिन एक पोलिटिकल फिलोसफर थे, वो मॉडर्निटी के गेट पर खड़े हुए थे और हॉब्स ने गेट के अंदर जो है तो छलांग लगा दी। तो द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मॉडर्न थिंकर इज कंटेस्टेड। तो हॉब्स की जो पोजीशन है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर की वो विवादित है। क्यों? फर्स्ट कंटेस्टेड इन मैकियावेली। तो फर्स्ट कंटेस्ट कहाँ आता है? मैकियावेली में। क्यों? क्योंकि मैकियावेली फर्स्ट पर्सन थे टू डीलिंग चर्च एंड स्टेट। तो स्टेट और चर्च को आपस में सेपरेट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मैकियावेली थे। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विच इज़ द फीचर ऑफ मॉडर्न टाइम। और मैकियावेली ही ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि मॉडर्न टाइम्स का, जो कि मॉडर्न एज का एक महत्वपूर्ण फीचर है। तो ये है। However, Machiavelli has not given the concept of sovereignty, and sovereignty of state is distinguishing feature of modernity। लेकिन जो है तो हॉब्स ने स्टेट की सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, जो कि मॉडर्निटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। हॉब्स मेथड इज नॉट मॉडर्न, और हॉब्स के मेथड भी मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न मतलब साइंटिफिक नहीं। हाउ टू डिस्क्राइब मैकियावेली। तो मैकियावेली को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो मैकियावेली एक ट्रांजिशनल थिंकर थे, मतलब ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ ट्रांजिशन। वो एज ऑफ ट्रांजिशन से बिलोंग करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ही इज एट द क्रॉस रोड ऑफ मिडिवल एज एंड मॉडर्न एज। तो वो मिडिवल एज और मॉडर्न एज के क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, मतलब बीच चौराहे पे खड़े हुए हैं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम एज मॉडर्न वी कैन कॉल हिम एज नॉन मॉडल, नॉन मिडिवल, अमॉडर्न। तो उनको मॉडर्न कहने की अपेक्षा हम उनको नॉन मिडिवल कह सकते हैं या ए मॉडर्न कह सकते हैं। तो नॉन मिडिवल माने नॉट क्लियरली मिडिवल, तो वो पूरी तरह से मिडिवल तो नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्च और स्टेट को
आपस में सेपरेट कर दिया। अमॉडर्न तो मॉडर्न भी नहीं थे, पूरी तरह मॉडर्न भी नहीं थे, पूरी तरह मिडिवल भी नहीं थे, पूरी तरह मॉडर्न भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेट को कंप्लीट सॉवरेंटी ऑफ स्टेट मतलब, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी होता है वो उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए वो पूरी तरह से मॉडर्न भी नहीं कहे जा सकते। ठीक, आप बॉदिन को समझते हैं, तो बॉदिन एक फ्रेंच फिलोसफर थे। सिग्निफिकेंस क्या है? ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। तो बॉदिन पहले पर्सन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी को दिया। हाउएवर हिज थ्योरी इज नॉट कंप्लीट, लेकिन जो बॉदिन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ही गिव्स ओनली पार्शियल थ्योरी ऑफ स्टेट सॉवरेंटी। क्यों? क्योंकि वह केवल स्टेट सॉवरेंटी की पार्शियल थ्योरी देते हैं। कैसे? बॉदिन पार्शियल कैसे हैं? सॉवरेंटी मीन सुप्रीम। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, सुप्रीम पावर। बॉदिन हैज अ डिस्टिंक्शन, और बॉदिन ने डिस्टिंक्शन दिया है किसके ऊपर? रिलीजियस स्पीयर ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल जो लाइफ होती है, और सेकुलर स्पीयर ऑफ लाइफ दैट इज टेम्पोरल डे टू डे लाइफ, है ना। तो उस पर उन्होंने डिस्टिंक्शन दिया है। तो अकॉर्डिंग टू बॉदिन के अनुसार स्टेट हैज सॉवरेंटी ओनली इन सेकुलर स्पीयर। स्टेट की सॉवरेंटी कहाँ है? केवल सेकुलर स्पीयर में है। और चर्च इज सॉवरेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन, और मैटर ऑफ रिलीजन में, हाँ, रिलीजियस स्पीयर में चर्च सॉवरेन है। सो बॉदिन कुड नॉट कम आउट ऑफ मेडिवल मेंटेलिटी कंप्लीटली। इसलिए कहा जा सकता है कि बॉदिन जो है तो मेडिवल मेंटेलिटी से पूरी तरह मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं आ सके थे। वाई इट इज सेड दैट ही इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ मॉडर्निटी, इट वॉज हाफ हु जम्प्ड इनसाइड द गेट। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो मॉडर्निटी के गेट पे खड़े थे, और हाफ्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस गेट को पार करके उसके अंदर मतलब जो उसके अंदर गेट के अंदर जो है तो जंप कर दिया। तो हाफ्स बिकम फर्स्ट मॉडर्न थिंकर इन रियल सेंस। हाफ्स फर्स्ट मॉडर्न थिंकर रियल सेंस में बनते हैं क्योंकि हाफ्स पहले पर्सन थे जिन्होंने कंप्लीट थ्योरी ऑफ स्टेट सॉवरेंटी दी थी, है ना। तो हाफ्स फर्स्ट ऐसे पर्सन बनते हैं फर्स्ट मॉडर्न थिंकर रियल सेंस में, इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने स्टेट सॉवरेंटी की कंप्लीट थ्योरी दी थी। मतलब स्टेट इज सॉवरेन इवन इन रिलीजियस मैटर। तो स्टेट सॉवरेन है रिलीजियस मैटर में भी, बॉदिन की तरह नहीं कि क्या कहते हैं बॉदिन के, रिलीजियस स्पीयर में चर्च के बाद सुप्रीम होगी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एम्प्लॉय साइंटिफिक मेथड, और हाफ्स ऐसे पर्सन हैं जो पहली बार उन्होंने जो है तो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया। कंप्लीट मेथड उनका क्या था? रिलेटिव कंपोजिट मेथड, जो कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। एक और क्वेश्चन आता है कि लेवियाथन इज यूजलेस एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रूटलेस एज अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स। वागन ऐसा बोलते हैं, तो ये क्यों बोलते हैं कि लेवियाथन एक हिस्ट्री ऑफ बुक ऑफ हिस्ट्री के लिए, है ना, बुक ऑफ एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री यूजलेस है, और फ्रूटलेस है एज अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स। तो हाफ्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंकर लाइक मैकियावेली। तो मैकियावेली की तरह हाफ्स भी एक महत्वपूर्ण कंट्रोवर्शियल थिंकर रहे हैं। लाइक मैकियावेली हिज बुक वाज आल्सो प्रोहिबिटेड बाय चर्च, और मैकियावेली की तरह उनकी बुक भी चर्च के द्वारा बैन की गई थी। हिज बुक बर्न्ट ट्वाइस एंड पीपल यूज टू कॉल हिम डेविल। और उसकी जो बुक है वो 2 बार जलाई गई, और लोग उसको मतलब डेविल, शैतान की तरह कहा करते थे। पॉइजनस टोड भी कहते थे, है ना। इट इज सेड दैट लेवियाथन इज डेंजरस बुक कंटेनिंग फ्लॉड प्रिंसिपल बिकॉज ही सबऑर्डिनेटेड द चर्च अंडर द स्टेट। ऐसा कहा जाता है कि जो है तो लेवियाथन एक डेंजरस बुक थी। क्यों? कि उसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसके माध्यम से चर्च को स्टेट के अधीन कर दिया गया था। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे अपन लोग। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू वेरी मच।